वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम करेंगे उसके पूरे आईपीओ का एनालिसिस, समझेंगे उसके बिजनेस को, फिनेंशियल्स को, वैल्यूएशंस को, कंपेयर करेंगे इनके पीयर्स को और बहुत सारी और चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ पे हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में जानेंगे और एंड में आपको ये बताएंगे इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, अप्लाई करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक तो इसका जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो 303 से 306 रुपये है, ठीक है। उसी के बाद अगर आप देखोगे तो ये किस्ते मल्टीपल में दिया जाएगा, 45 शेयर्स के मल्टीपल में दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं रिटेल कैटेगरी के लिए ऑफर कितना है, तो ये 35% अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी है। और उसके अलावा थोड़ा बहुत एम्प्लॉय रिजर्वेशन पोर्शन है और नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी है अगर आप देखोगे, और ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और क्यूआईबी वगैरह भी है। और यहाँ पे हम लोग है ना एंकर इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे, जो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे और क्या बेसिक डिटेल्स है। आईपीओ का जो टाइम है वो 14 जून से 16 जून है, 14, 15, 16 3 दिन के लिए आईपीओ खुलेगा। ये सारी चीज़ें एक बेसिक डिटेल जो आपको कंपनी के बारे में बतानी थी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब अपन आ जाते हैं बिजनेस की और एक बार चलते हैं और यहाँ पे थोड़े बहुत इसके बिजनेस को समझते हैं और यहाँ पे बाकी चीज़ों की भी बात करते हैं। चलिए, तो ये एक ऐसी कंपनी है जिनके 3 स्टील प्लांट है, ठीक है। इनके यहाँ पे 3 यहाँ पे प्लांट्स है जिनके बारे में अपन बात करेंगे। ये लोग क्या क्या करते हैं वो भी अपन जानेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे ये इनके पूरे बिजनेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे रॉ मटेरियल जो कि बेसिकली कोल वगैरह, आयरन ओर और यहाँ पे मैंगनीज की यहाँ पे क्रोम लगती है, ठीक है। फिर ये बहुत बढ़िया एक बहुत ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है। इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा लगाना पड़ता है और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा लगती है। फिर इनके कुछ यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स है। अगर आप देखोगे टीएमटी बार, वायर रोड, एंगल, चैनल, बीम, डक्टाइल पाइप, फेरो ऑलाई, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना ये लोग है ना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो कि या तो ये कैप्टिव यूज़ के लिए करेंगे, मतलब खुद के यूज़ के लिए करेंगे, या फिर वो बेच देंगे। चलिए थोड़ी बहुत मैं आपको फोटोज़ दिखा देता हूँ। तो ये आप देखोगे ना, ये बेसिकली आयरन पैलेट है, स्पॉन्ज आयरन है। अगर आप देखोगे टाटा स्पॉन्ज आयरन है, ठीक है, जो कि अभी टाटा लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट हो गई, बिलेट है। उसके बाद अगर आप देखोगे टीएमटी वगैरह का काम है, फेरो एलॉयज है और ये कैप्टिव पावर है। ये इनका पावर जनरेशन का बिजनेस है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये मैं आपको समझा दूँ, एक स्टील कंपनी या फिर एक मेटल कंपनी के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है, तो ये बेसिकली है। अगर आप देखोगे इनका यहाँ पे ये सारा जो पावर कंजप्शन है वो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें है। बट अगर आप देखोगे कुछ यहाँ पे दो तीन जो है ना नए प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पे कंपनी उस पर काम कर रही है। और ओवरऑल इनकी यहाँ पे जो कैपेसिटी है उस पर भी यहाँ पे जो प्रपोज कैपेसिटी है 2 लाख टीपीए, और यहाँ पे अगर आप 6 लाख टीपीए और 40,000 टीपीए की बात हो रही है, ठीक है। टोटल इनकी जो अभी एग्रीगेट कैपेसिटी है वो 5.7 मिलियन टन्स पर एनम है, ठीक है। बट यहाँ पे जो इनका प्लान है वो करीबन 11.6 करीबन यहाँ पे इनको ले जाना है। इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है जो 2030 तक का है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी जो एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 91% है। अगर आप देखोगे 91% का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इनकी कैपेसिटी 5.7 टन की जगह एक सीधे तौर पर समझते हैं 100 टन की कैपेसिटी है, ठीक है। और उसमें से ये 91 टन अभी बना रहे, तो ये एक तरीके से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो बाकी अगर आप देखोगे तो इनके प्रोडक्ट में अभी सबसे ज़्यादा बिजनेस किससे आता है, तो अपन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इनका है ना ये वाले बिजनेस से आता है जो कि एक तरीके का है ना कन्वेंशनल प्रोडक्ट है। ये लोग ये जो प्रोडक्ट होता है वायर, पाइप्स और रॉड्स वगैरह ये बहुत जने बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक है ना जो चीज़ है बेसिकली इनका बिजनेस मॉडल किसी से भी अलग नहीं है, कोई भी स्टील कंपनी से अलग नहीं है, ठीक है। इनके अगर आप पीयर्स की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील है या फिर सेल है या फिर ये सारी कंपनीज हैं, जितनी भी स्टील कंपनीज हैं वो यहाँ पे इनके उसके अंदर आती है, ठीक है। टाटा लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट जो है ना वो सारी आती है, आयरन पैलेट्स वगैरह का काम होता है। तो ये सारा इनका ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। किससे कितना कितना रेवेन्यू है वो आप देख सकते हैं। ओवरऑल मैं आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा किससे आता है। उसके बाद जैसे कि कैपेसिटी एक्सपेंशन की प्लान की बात कर रहे हैं तो अपन मैं आपको बता देता हूँ ये कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये 5.9 MTPA की यहाँ पे ये लोग एडिशन करेंगे और उसके बाद ये 11.6 पे चले जाएंगे, ठीक है। और ये जो टारगेट है ये 2000 बेसिकली ना 2022 से 2025 तक के लिए है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इतना एग्रेसिव यहाँ पे टारगेट कंपनी ने दिया है 3 साल के अंदर। अगर आप देखोगे आई थिंक ये जो कंपनी है 2002 से, अपन माइलस्टोन्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2002 से लेके अभी तक यहाँ
यहाँ तक आई है, ठीक है, 0 से अगर कंपनी चालू किया होगा, ठीक है, तो ये 5.7 तक आए और अब ये 3 साल में इतना ज़्यादा एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टेक पे चली जाएंगी। अगर आप देखोगे स्टील कंपनीज जो होती हैं वो बहुत बड़ी है ना, रिसाइकल बिजनेस है, कॉमोडिटी रिसाइकल जिसको अपन बोलते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, स्टील की जो प्राइसेज है वो एकदम ऑल टाइम हाई पे बिकॉज ऑफ चाइना, ठीक है। उसके बारे में हम लोग ने बहुत बार वीडियोस में भी बताया, अगर आप देखोगे टाटा स्टील की वीडियो में बताया या फिर JSW स्टील का जब फंडामेंटल एनालिसिस किया था तब भी बताया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा ना, अगर ये 3 साल तक ये प्राइसेस ऊपर नीचे होती है, ठीक है, इनका पूरा का पूरा बिजनेस अगर आप देखोगे तो स्टील की प्राइस पर डिपेंड करता है। और अगर वो प्राइस नहीं आई, अगर प्राइस टूट गई स्टील की, यानी चाइना अगर वापस प्रोडक्शन चालू कर देता है, एक्सपोर्ट करने लग जाता है, तो इंडिया की स्टील कंपनीज टूट जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, पहले इनका यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम होगा, रेवेन्यू कम होगा, और फिर इनके ये जो प्लान्स है ना ये बहुत होल्ड पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्क लेना मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो इनकी फ्रेश जो कैपेसिटी है उसके बारे में अपन ने बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा अगर आप देखोगे इनके जो मेन प्रोडक्ट्स है ना, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आयरन ओर हो गया, क्रोम ओर हो गया, मैग्नीज कोल वगैरह, ये जो हो गया ना, इनके जो प्लांट है ओडिशा और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे बहुत सारी माइंस है, ठीक है, और वहीं पे बहुत सारी स्टील कंपनीज भी है। अभी यहाँ पे एक क्या प्रॉब्लम है जो कंपनी ने अभी डिस्क्लोज किया है, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है कि इन लोग ने जो रॉ मटेरियल का जो है ना एग्रीमेंट कर रखा है, अगर आप देखोगे ये सारी कंपनीज है, मॉइल वगैरह हो गई, ठीक है, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स वगैरह, सेंट्रल कोल फील्ड्स, और ये सारी जो ईस्टर्न कोल फील्ड्स वाली कंपनी है, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन वगैरह, इनके साथ है ना बहुत बड़े लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स कंपनी ने कर रखे हैं, बट कंपनी ने किसी भी कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं कर रखा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रखा है, इन लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो ये हो रही है कि कंपनी को यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो इनका रॉ मटेरियल है वो खरीदने का तो इनने वादा कर रखा है, बट यहाँ पे सामने वाले कस्टमर ने इनको वादा नहीं कर रखा है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए आपसे ही खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार कंपनी को है ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये करोड़ों में चलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी को कमिटेड एक क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। मान लीजिए आयरन इतना टन तो खरीदना ही पड़ेगा, अगर नहीं खरीदते तो चार्जेस लगते हैं, और वैसा कंपनीज ने बहुत बार चार्जेस पे किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर अपन देखें इनका जो पावर कॉस्ट है, अगर आप देखोगे इनका जो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखते हो पावर के बारे में अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी यहाँ पे जो यूनिट कॉस्ट है, जो अगर आप ये खुद खरीदते हैं, मतलब खुद जो बनाते हैं, वो 2.4 की होती है, और जो ये लोगों से खरीदते हैं, मतलब बाहर से खरीदते हैं, वो 5 रुपये 7 रुपये यूनिट पड़ती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो कैपेसिटी है इनकी मेगावाट की जो है, वो बेसिकली इनका सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन होता है वो कंपनी के खुद के उससे होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे इनका अभी 79% का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैपेसिटी जो पावर की कैपेसिटी है वो इन्होंने खुद के उससे कंजप्शन से करी है। इनके 3 प्लांट है, उसके अंदर ये तीनों की कैपेसिटी है, और उसके अलावा यहाँ पे इसमें भी एक्सपेंशन किया जा रहा है 357। यहाँ पे कंपनी एक्सपेंड करने के बाद ओवरऑल इनकी जो यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पे जो कि अभी जो इनकी डिमांड है वो मीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर ये कॉस्ट भी यहाँ पे कम होती है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है, 5-7 रुपये अगर यूनिट में अगर आप देखोगे तो 7 रुपये यूनिट से अगर 2-3 रुपये यूनिट पे आता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, इशू ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये लोग क्या करने वाले थे। देखो पहले ना इन्होंने 450 करोड़ का OFS प्लान किया था, ऑफर फॉर सेल होता है, एक OFS होता है और एक यहाँ पे फ्रेश इशू होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, OFS के अंदर प्रमोटर स्टेक बेचता है, फ्रेश इशू के अंदर कंपनी को पैसा मिलता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, आप जो पैसा दे रहे हो 15,000, उसमें से कुछ पैसा यहाँ पे प्रमोटर्स के पास जाएगा, क्योंकि प्रमोटर आपको अपना शेयर बेच रहे हैं, और कुछ यहाँ पे कंपनी के पास जाएगा। जो कंपनी के पास आता है वो कंपनी के ग्रोथ के लिए काम आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है कि इसका जो ओवरऑल मार्केट कैप होगा 7,800 करोड़ का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें ये किस किस में काम आएगा, तो बेसिकली कंपनी अपना डेप्ट का पेमेंट करेगी। SSPL इनकी एक सब्सिडरी है, उसमें 470 करोड़ का डेप्ट है, उसका पेमेंट करेगी, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं वो 450 करोड़ की जगह अब केवल 205 या फिर करीबन है ना यहाँ पे, हाँ 252 करोड़ का ही अपना स्टेक बेच रहे हैं, ठीक है। वो सारी अपन है ना स्टेक में भी, सेल में भी बात करेंगे कि यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक वगैरह कितना है। और आप अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स में है ना ये सब चीज़ें बताई गई है, ठीक है। TMT वगैरह और वो सब जो होता है ना वो सब है। अच्छा, इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो ये बेसिकली इनके 3 प्लांट है जो यहाँ पे लोकेशंस बता रखी है। अगर आप देखोगे
तो ये दो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में और एक ओडिशा में, जहाँ पे सभी जगह की अगर आप देखोगे लोकेशन यही होती है, ठीक है। संबलपुर जम्मू सरिया वेस्ट बंगाल और एक मंगलपुर वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या काम होता है वो भी यहाँ पे कंपनी ने बताया है, ठीक है। अपने को इतना ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और बाकी ओवरऑल यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ओवरऑल जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो करीबन अभी भी 80% के लगभग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 80-90% जो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, अभी आई थिंक 91% है ओवरऑल यहाँ पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, तो वो अभी मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े यहाँ पे साइकिल चलने के बाद भी अभी भी इनका फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो थोड़ी चीज़ें हैं वो अपने को देखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर आप देखते हैं यहाँ पे, अगर अपन बात करते हैं, ये कैप्टिव आयरन प्लांट की भी दे रखी है और वो सारी चीज़ें, तो अगर अच्छा हाँ ठीक है। उसके अलावा कंपनी है ना, ये पकूरिया एक जगह है, वहाँ पे है ना एल्यूमिनियम रोलिंग मिल का यहाँ पे एक नया जो बिज़नेस मैंने बताया ना वो खोलने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पे प्लान डालेगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो रही है। बाकी ये सारी कस्टमर प्राइसिंग वगैरह, अच्छा कस्टमर्स में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे किसी भी तरह कस्टमर के साथ इनका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। वो कंपनी ने अपने रिस्क में डिस्क्लोज किया है। मैं आपको अगर बात दिखाने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अपन थोड़ी बहुत रेवेन्यू वगैरह की बात करें, तो यहाँ पे जो टोटल इनकम है अगर आप देखोगे 39,000 मिलियन है। उससे पिछली बार अगर 9 मंथ्स की बात करें तो 33,000 मिलियन था। तो ग्रोथ जो नॉर्मल ग्रोथ आई है ना वही है, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी ने अपनी बोरिंग्स को यहाँ पे कंट्रोल किया है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले साल से यहाँ पे कंपनी ने अपनी बोरिंग्स को कम किया है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल यहाँ पे बोरिंग्स है ना एग्रीगेटेड मैनर में रही थी, क्योंकि कंपनी ग्रोथ कंपनी है, तो यहाँ पे बोरिंग्स तो बढ़ के आएगी। प्रॉफिट की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे 4,500 मिलियन का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और 2,600 मिलियन का पिछले साल कमाया था। मतलब बेसिकली कंपनी ने अपने मार्जिन्स पे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया है, तो यहाँ पे मार्जिन्स के अंदर ग्रोथ मिली है। बाकी अगर आप देखते हो 2018 से अगर आप देखोगे 467 मिलियन से ये बिजनेस पहले 2,300 मिलियन पे लाए, फिर 2,300 मिलियन पे लाए, और फिर वापस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बिजनेस बढ़ के आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। 9 मंथ्स के अंदर अगर अपन देखते हैं तो ये सारा काम हो रहा है। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ये अपना शेयर कैपिटल था। उसके अलावा रेवेन्यू की अगर अपन बात करते हैं तो रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे कैसा किया कंपनी ने, यहाँ पे एक अगर आप देखोगे तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे रेवेन्यू पहले बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। और वहीं पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी ऐसे ही कुछ चल रहा है। यहाँ पे पैट अगर आप देखोगे कभी कम होता है, फिर ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर ज़्यादा होता है, और यही सारी चीज़ें चल रही है। ये बेसिकली है ना स्टील है, ये एक कॉमोडिटी बिजनेस है। कॉमोडिटी बिजनेस में स्टील की प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है। नेट एसेट वैल्यू यहाँ पे 140 है और अपने को कंपनी 206 में दे रही है, तो लगभग जो प्राइस टू बुक रेशो बैठता है वो 2 का बैठेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वो अपन वैल्यूएशन में वैसे भी कंपेयर करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो प्रमोटर का स्टेक है कंपनी के अंदर 100% है। इसमें अभी कोई भी यहाँ पे आदमी नहीं है, कोई भी बाहर का आदमी नहीं है, जो कि मेरे को थोड़ा अजीब लगा, ठीक है। अगर आप देखोगे कंपनी को ज़्यादा कुछ टाइम हुआ नहीं है, बट यहाँ पे कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ प्री इन्वेस्टर होने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे अपने को थोड़ा यहाँ पे एक है ना फेथ दे देते। यहाँ पे एक अपने को यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता अगर कंपनी के अंदर कोई पुराना ना बड़ा इन्वेस्टर होता, जैसे अपन ने नज़ारा में देखा आईएफएल थे, झुंझुनवाला थे, वैसे। बट ठीक है, लोडा ग्रुप में भी नहीं था, तो वो सारी चीज़ें। बट यहाँ पे क्या होगा, एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि ये आईपीओ आने के बाद प्रमोटर का स्टेक 88% ही होगा। मतलब यहाँ पे 3 साल के अंदर सेबी के रूल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 75% स्टेक लाना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे प्रमोटर्स आईपीओ के बाद भी अपना स्टेक बेचेंगे, तो वो एक यहाँ पे प्राइस को आपको आने वाले टाइम में एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बहुत है ना फटाफट मैनर में बता दी, एकदम समराइज मैनर में बताइए, मैं ज़्यादा अभी डिटेल में जाना भी नहीं चाहूँगा, ठीक है। अच्छा, बाकी है ना कंपनी के खिलाफ बहुत सारे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ भी हैं। अगर आप देखोगे 3,000 मिलियन की यहाँ पे कंपनी की लाइबिलिटीज़ है। अगर आप देखते हो ओवरऑल कंपनी की अभी बोरेंज 8,800 मिलियन बुक्स में रजिस्टर्ड है, रिकॉर्डेड बुक जो अगर आप बोलोगे। बट यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज़ इनको भी कंसिडर किया जाए तो यहाँ पे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ भी कंपनी पे ज़्यादा है। और कंपनी ने बहुत जगह केस वगैरह भी कर रखे हैं और बहुत सारे कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स पे भी केस हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक बार एक आदमी को इनके उसमें जेल भी हुई है, ठीक है। वो सभी कंपनीज में होता है, बट ठीक है। और एक बार यहाँ पे एक केस हुआ था कि कंपनी का यहाँ पे जो हॉलमार्किंग होती है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी हॉलमार्किंग करानी पड़ती है। ISI जो मार्क होता है, BIS मार्क वगैरह होता है, उसमें भी एक है ना केस वगैरह हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ये कंपनी के यहाँ पे ना रिस्क फैक्टर्स में आप देख सकते हो, ठीक है। और एक और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो मेरे को एक और लगी
कि कंपनी का जो बिजनेस है इनकी एक सब्सिडरी के साथ मैच होता है, तो वहाँ पे है ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। और अभी भी इनके है ना जो दो मेन सब्सिडरी है उनके साथ इनका मेन बिजनेस मैच होता है मेन कंपनी का, और किसी ने भी है ना नॉन कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखा है। नॉन कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट साइन करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे कि है ना मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में जियो से पहले एक नॉन कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट था, वो जिसके बिजनेस में काम नहीं करेगा ये उसके बिजनेस में काम नहीं करेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अफेक्ट होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है डुअल वर्क हो रहा है, कहीं ना कहीं आप कैसे भी कर लो यहाँ पे काम कंपनी है ना 2 बार काम कर ही रही है, तो वो एक समझना चाहिए वो सारी चीज़ें। और बाकी कंपनी ने बहुत सारी यहाँ पे बातें लिखी है रिस्क वगैरह में, बट यहाँ पे जो मेजर बातें थी वो यही थी। कंपनी के कैश फ्लोज देखिए तो कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लगाती है, मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, इसके कारण कंपनी के जो चेंजेस होते हैं कैश फ्लो की जो पोजीशन है वो भी ठीक ठाक ही है। अगर आप देखोगे 31 दिसंबर 2020 के पास कंपनी का जो कैश फ्लो चेंजेस है वो पिछले साल से अगर आप कंपेयर करते हो तो नेगेटिव कैश फ्लोज है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे 2300 मिलियन का कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे ये है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर चुकी है, और बोरिंग्स वगैरह भी अगर आप देखते हो तो वो सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, कैश फ्लो की पोजीशन भी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर आप इसको कंपेयर करने जाते हो तो। चलिए मैं आपको है ना कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखो ये है ना कंपनी के इशू प्राइस की हिस्ट्री है, मतलब कंपनी के शेयर प्राइस की हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी ने किस किस टाइम पे किसको कितने कितने रुपए में शेयर बेचा है। तो अगर आप देखोगे इशू प्राइस 10 रुपये रही है, फिर 100 रुपये हुई थी, ठीक है, फिर 30 रुपये भी हुई है, 125 हुई है। लास्ट जो बड़ा इशू कंपनी ने किया था 186 रुपीज़ पे किया था, बट उसमें शेयर्स बहुत कम थे, ठीक है। तो लास्ट प्राइस थी 2017 में 186 की प्राइस थी, और अभी सीधा 306 पे आ रहा है, ठीक है, बहुत ही डिसेंट। अगर आप देखोगे रनअप जो है यहाँ पे जो वैल्यूएशन करी गई है वो एक डिसेंट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे एक और जो प्रॉब्लम रही है, कंपनी ने बहुत बार है ना कंपनीज को एक्वायर किया है, और हमेशा है ना शेयर एक्सचेंज के बेसिस पे किया है। अगर अदर देन कंसिडरेशन जो कंपनी ने किया है ना, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशंस पता नहीं पड़ती, कंपनी आए दिन है ना कोई छोटी मोटी कंपनीज को एक्वायर करती रहती, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप प्रमोटर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखोगे तो 10 रुपये से भी कम है, ठीक है ना, 2-3 रुपये 10 रुपये का ही कॉस्ट है। और ये है ना कंपनी ये गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताया, जिसमें से एक पीएलआई स्कीम है जो अभी अनाउंस हुई थी, ठीक है, फरवरी 2020 में यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, और अगर आप देखोगे जो स्टील इंपोर्ट्स वगैरह पे तो उस पर यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे चाइना से अगर आप स्टील वगैरह लेते हो तो उस पर भी कंपनी यहाँ पे कर रही है, मतलब बेसिकली सरकार यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बता रही है जो स्टील कंपनीज को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये ज़्यादा क्लियर नहीं है तो मैं इस पर बात भी नहीं करूँगा। और ओवरऑल बाकी जो अभी करंट लागू स्कीम है वो पीएलआई स्कीम ही सबसे बड़ी है। और दूसरी यहाँ पे ये कि जो चाइना ने अभी क्या किया है, चाइना ने अपना आउटलुक बदल लिया है। चाइना ने बोला कि हम लोग एक्सपोर्ट कम करेंगे और इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। बेसिकली उनके यहाँ पे स्टील प्राइस इतनी बढ़ गई थी, डोमेस्टिक स्टील प्राइस, तो उन्होंने अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट पे यहाँ पे बेसिकली ड्यूटीज़ बढ़ा दिए, मतलब टैक्स बढ़ा दिया है, और इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ कम कर दिए। तो यहाँ पे अब चाइना उल्टा चलेगा, ठीक है। चाइना ही बहुत बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा यहाँ पे एक्सपोर्टर सभी चाइना ही है। तो चाइना यहाँ पे ओवरऑल स्टील मार्केट को यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्ल्ड के स्टील मार्केट को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, और ये बहुत ही हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। चलिए अब अपन यहाँ पे है ना थोड़े बहुत और चीज़ों को देख लेते हैं। चार्ट्स वगैरह तो ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ओवरऑल तो यहाँ पे सब ठीक है। अच्छा ये अगर आप देखोगे इनकी स्टील कैपेसिटी वगैरह अदर्स के साथ जो कंपेयर की गई है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। आई डोंट नो वाई ये जो चार्ट्स है ये इसमें क्लियर नहीं है, आई डोंट अंडरस्टैंड ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। पर बाकी सभी चीज़ें क्लियर है, बट जितनी भी फोटोज़ है ये सब क्लियर नहीं है। चलो अब अपन एक बार है ना लास्ट पीयर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं और मैं आपको व्यू बता देता हूँ। तो अगर आप देखोगे इनकी जो वैल्यूएशंस वगैरह हैं, अगर अपन इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये टाटा स्टील कि अगर आप प्राइस टू सेल्स रेशियो देखते हो तो यहाँ पे जो है इनका जो है बेसिकली वो 1.95 का है, और इससे ज़्यादा केवल एक ही का है जो कि जेएसडब्ल्यू स्टील 2.7। बाकी टाटा स्टील भी कम पे ट्रेड करती है 0.87 पे, और टाटा स्टील बीएसएल सेल वगैरह जिंदल स्टील जो है वो भी यहाँ पे 1 से कम पे ट्रेड करती है, ठीक है। बाकी अगर पी रेशो की बात करें तो यहाँ पे पी रेशो 11.8 है, और बाकी जो कंपनीज का पी रेशो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ओवरऑल यहाँ पे पी रेशो पे ही अपने को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पी रेशो पे ही अपने को थोड़ी बहुत यहाँ पे अपने को कम्फर्ट है। तो ये देखो अगर आप देखोगे पी अगर आप देखते हो तो पी रेशो पे बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। यहाँ पे इनका जो पी रेशो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू टाटा स्टील का अगर आप देखते हो और जेएसडब्ल्यू स्टील का देखते हो तो यहाँ पे जो पीयर रेशो है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी ये है इसकी वैल्यूएशन पी रेशो के हिसाब से काफ़ी अच्छी है और प्राइस टू बुक रेशो के हिसाब से भी ठीक ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये है ना अप्लाई करना बनता है, और हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा यहाँ पे बेसिकली अच्छी खासी मिड कैप में अगर अपन देखें तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे मिड कैप नहीं
बल्कि ये स्मॉल कैप कंपनी हो गई, तो उसके अंदर ये एक अच्छा यहाँ पे बैट हो सकता है स्टील सेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी अगर आपको जानना है कि इसका यहाँ पे जीएमपी कितना चल रहा है, 150 रुपये अभी इस पर जीएमपी चल रहा है, ठीक है। और जीएमपी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अपने को यहाँ पे डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो वो सारी चीज़ें अपने को क्या करना है, ओवरऑल यहाँ पे इशू प्राइस और इशू सब्सक्रिप्शन पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहेंगी कि वो कैसा आईपीओ रहता है। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ पॉजिटिव रहेगा। अगर आप लोग को लिस्टिंग गेन के हिसाब से सही है तो ये एक अच्छा बेट हो सकता है। बट यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा जो सोना BLW का आईपीओ है वो ज़्यादा बेटर है, वो ईवी बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए। अगर आप दोनों में से एक के बारे में पूछना चाहते हो तो वो वाली कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छे यहाँ पे पैसे कमा पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंकर इन्वेस्टर के बारे में बता देते हैं आपको फटाफट से। चलिए, एंकर इन्वेस्टर की एक बात बताना चाहूँगा। देखो, ये एंकर इन्वेस्टर्स को पैसा क्यों जल्दी मिलता है, ये लोग को 100% गारंटीड अलॉटमेंट कैसे मिलता है, मैं एक चीज़ समझाता हूँ। एक तो बड़े इन्वेस्टर है और इनको यहाँ पे 30 दिन तक है ना यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ता है। आईपीओ से 30 दिन तक इनका पैसा होल्ड रहता है, मतलब ये लोग शेयर्स नहीं बेच सकते। बेसिकली है ना यहाँ पे इनका जो प्रमोटर का स्टेक होता है जैसे, वैसे इनका भी स्टेक यहाँ पे ब्लॉक रहता है, ठीक है। तो ये लोग है ना 30 दिन तक अपना शेयर नहीं बेच सकते, जिसको अपन और भाषा में है ना वो लॉक इन पीरियड कहते हैं। एडलवाइसेस ने लगाया है, ठीक है। अगर आप देखोगे डोमेस्टिक फंड्स में से बहुत सारे लोगों ने लगाया, ठीक है। बट किसी भी बड़े फंड को कॉपी नहीं करना है क्योंकि ये तो निकल जाएंगे, अपने को बताएंगे नहीं, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे PIFL की कंपनी ने लगाया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक भी अगर अपन देखेंगे तो कोई बड़ा यहाँ पे है नहीं। एक इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड लिमिटेड है जो है, बट वो इतना अच्छा फंड नहीं है। अगर आप फिनेंशियल बड़े बड़े यहाँ पे FIIs की बात करो, उनमें इनका नाम नहीं आता है, इतने बड़े FII नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी L&T ने लगाया है, वो सब ठीक है। और अगर अपन देखते हैं तो कुल मिला के यही है। तो एंकर इन्वेस्टर तो ठीक ठीक ही है, ज़्यादा इनमें एंकर इन्वेस्टर में इतना दम भी नहीं है, सभी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है और ये स्मॉल कैप वाले जो कंपनीज है उन्होंने लगाया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो ये था। बाकी एक बार ये लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अपने को क्या क्या ध्यान रखना है कमोडिटी साइकिल को समझने के लिए, आपको स्टील प्राइसेस को देखना है। अगर स्टील टूटेगा, स्टील का भाव टूटेगा तो कंपनी प्रॉब्लम में आ जाएगी, ठीक है। बाकी मेरी क्या राय रहेगी, आप टाटा स्टील और JSW स्टील के साथ चलें अगर आप स्टील सेक्टर में। बट आपको कोई मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए, रिस्क ज़्यादा रखनी है, तो आप यहाँ पे श्याम मेटालिक्स में भी बैट कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या है कंपैरेटिवली जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छी है। तो P रेशो के मामले में यहाँ पे एक अच्छी खासी वैल्यूएशन मिल सकती है। अगर कंपनी ग्रोथ करती है और अपनी कैपेसिटी को डबल कर लेगी तो यहाँ पे एक बहुत यहाँ पे अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर आपको हमारा एक ऐसा वीडियो देखना है, एडलवाइसेस का एक फंड है जो कि IPO में इन्वेस्ट करने वाला है, तो आप वो भी आई बटन दबा के देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग सोना BLW का IPO का रिव्यू डालेंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। सभी तरह के स्टॉक मार्केट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पे फॉलो करें सभी न्यूज़ वगैरह के लिए, जहाँ पे ऑटोमेटेड बेसिस पे सारी न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि इंडिया के मार्केट में पहली बार कोई कर रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच।